अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। दाराम को रात से बुखार था जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर इत्तेफाक घर आकर चेकअप कर गया मगर दवाइयों ने भी कोई भी अफाका ना हो रहा था। दुरिया दाराम को रोता हुआ देखा खुद भी रोई जा रही थी। यारम एक तरफ दाराम को जलाता हुआ चुप करवाता और दूसरी तरफ दुरिया को। खुद वह रात से एक पल के लिए भी नहीं बैठा था। सुबह होते ही यारम दुरिया के साथ ही डॉक्टर के पास गया था, जहाँ पर उसका मुकम्मल चेकअप करके उससे एक दिन के लिए एडमिट कर लिया गया था। यारम ने घर कॉल कर सबको इतला कर दी थी। सभी परेशान थे। दाराम को ड्रिप लगी थी और दुरिया उसके करीब ही बैठे थे। कुछ देर में ही दाराम की ट्रिप खत्म हो गई थी और याम नर्स को बुलाने कमरे से बाहर गया था और दुरिया फ्रेश होने वॉशरूम गया थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। थोड़ी देर बाद ही कोई काली चादर लपेटे हुए आराम से कमरे में जाकर अंदर डाल हुआ था और आराम से दाराम की ट्रिप निकालकर उसे चादर में लपेटकर एक नजर वॉशरूम के दरवाजे की जानब देखा, जहाँ पर पानी गिरने की आवाज आ रही थी और वो शख्स फौरन कमरे से निकला था। मुबादला को इसको देख लेता। थोड़ी देर बाद यारम नर्स के साथ कमरे में दाल हुआ मगर दाराम वहां पर होता तो नजर आता। यार ने परेशानी से के आलम में वॉशरूम से निकली दुरिया को देखा, जो कि यारम को परेशान देखकर दाराम के बेड की तरफ मुड़ी मगर उसका बेड खाली था, मतलब दाराम वहां पर मौजूद नहीं था। दुरिया, दाराम कहाँ है? क्या मेरे जाने के बाद कोई आया था या कोई डॉक्टर चेकअप के लिए लेकर गया है? बोलो। दुरिया ने थर थर कामते हुए नफी में साहिल लाया तो यारम का दिमाग घूम गया। नर्स की जानब मुड़का देखा, जो खुद परेशानी से इन दोनों की जानब देख रहे थे। यारम फौरन बेड की जानब भागा मगर पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था। सुबह का वक्त था, इसलिए अस्पताल में इतनी चहल पहल ना थे। यारम सिक्योरिटी गार्ड की जानब बड़ा जो बेसुध से अपनी कुर्सी पर बैठा था। यारम ने उसे झंझोका उठाया, उससे दाराम का पूछा मगर उसने लाइलमी का इजहार किया था और कुछ ही देर में पूरे अस्पताल में जैसे तूफान मच गया था। यारम हर एक कमरे का कोना कोना छान चुका था मगर दाराम वहां होता तो मिलता ना। एक नर्स ने उसे सीसीटीवी कैमरे का बताया, जो कि पूरे अस्पताल के हर कोने में लगाया था, यहाँ तक कि जिस कमरे में दाराम मौजूद था वहां भी। यारम फौरन सिक्योरिटी रूम में पहुंचा और दाराम के कमरे की फोटिश निकलवाली थी। दुरिया भी रोती उसके पीछे खड़ी थी। दुरिया के वॉशरूम जाते कोई कमरे में दाल हुआ था और दाराम को उठाकर फौरन बाहर निकला। यारम ने 3 से 4 दफा वीडियो गौर से देखी थी। उसे पता चल गया था कि यह काम किसी लड़की का है और वो लड़की माया के अलावा कोई और हो ही नहीं सकती। यारम मुठियां पीछे वापस मुड़ा मगर दुरिया को रोता हुआ देखकर रुक गया। वो ये बात भूल गया था दाराम उसके साथ साथ दुरिया का भी बेटा है। यारम ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और कब से रोती हुई दुरिया उसकी बाहों में जुल गए थे। यारम परेशानी के आलम से उठाकर एमरजेंसी वार्ड तक लाया था। चांस उसे फौरन स्कून आवर इंजेक्शन देकर कुछ घंटे के लिए सुला दिया गया था। यारम उसे गाड़ी में डालकर घर ले आया था। सब लोग यूं ही लॉन्च में बैठे हुए थे। यूं अचानक दुरिया को बेहोश देखकर और दाराम के बगैर सब उठ खड़े हुए थे। यारम दुरिया के कमरे में लटाया था। नीचे आते साथ ही उसने इससे सवाल किए और वो सबको जवाब देता सर पर हाथ रखे बैठा था और सब लोग दाराम की गुमशुदगी का सुनकर डर से गए थे। यारम ने पुलिस को कॉल की थी और मुस्तफा ने अपने किसी जानने वाले को, ताकि जल्द अज जल्द दाराम का पता चल सके। यारम ने उमर को कॉल करके माया के बारे में मालूमात लेने का कहा था और इसने 1 घंटे का वक्त मांगा था। इससे 1 घंटे में यारम ने माया को 1000 फोन कर डाले, उसके ऑफिस, उसके घर, उसके पर्सनल नंबर पर, मगर सब बंद थे। यारम का बस नहीं चल रहा था कि उसके सामने होती और वो उसका खून काट देता। पूरी पुलिस फोर्स दाराम को ढूंढने के लिए शहर के कोने कोने में फैल चुके थे। तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह नाकाबंदी कर दी गई थी मगर कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा था। यारम किसी भूखे शेर की तरह गाड़ी की चाबी उठाता घर से निकल गया और उसके पीछे मुस्तफा और ओन भी अपनी अपनी गाड़ियों में निकले थे। सब अफराद परेशानी के आलम में एक दूसरे को हौसला दे रहे थे। आजम साहब और मेका साहब मीटिंग के सिलसिले में मुल्क से बाहर थे। किसी ने उनको बताने की कोशिश न की क्योंकि वो काफी दूर थे और उन्हें परेशान करना ठीक ना था। शाम होने वाली थी। पूरे शहर का कोना कोना छाना मार रहा था मगर यारम को दाराम का कोई भी सुराग ना मिला। उमर को भी माया की कोई भी खास खबर ना मिली थी। उसका घर भी खाली था। अभी वो गाड़ी घर के रास्ते पर मोड़ने का सोच ही रहा था जब उसे किसी अनजान नंबर से कॉल आई। यारम ने फौरन कॉल रिसीव किए थे। मोबाइल कान के साथ लगाते ही किसी के हंसने की आवाज आई, जो माया की हरगिज ना थी बल्कि किसी मर्द की थी। कौन हो तुम और मेरा बेटा कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जलील इंसान। मेरा बेटा कहाँ है? बोल। याम ने गुस्से के आलम में पूछा, जबकि आगे से अब मुकम्मल खामोशी छा गए थे। मेरा बेटा कहाँ है? अगर उसे एक खरोच पियाई ना तो मैं वो तेरा हाशिया करूंगा ना कि जो तुम खुद भी पहचान नहीं पाएगा खुद को। बोल, कहाँ है मेरा बेटा? याम के धमकी से सामने वाला उसे दूर बैठे होने के बावजूद भी काम किया था।
क्योंकि वो जानता था कि जान बिल्कुल ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बेटा मेरे पास है, मगर मेरी एक शर्त है, अगर तुम मान लो तो तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई भी होशियारी की तो फिर। जान ने उसकी आधी बात का मतलब जान गया था, मगर दचका उसे मलक की आवाज सुनकर लगा था, मगर ये वक्त जोश का नहीं, उसका बेटा उसके कब्जे में था, इसलिए वो उसकी हर शर्त मानने के लिए तैयार था। बोलो कहाँ आना है मुझे? जान ने तहम्मुल से जवाब दिया तो वो मुस्कुराया, एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, और अगर किसी को इसके बारे में बताया तो फिर और कॉल बंद होगी। और एक मैसेज मौसूल हुआ जहाँ पर जगह एड्रेस था जो कि शहर से बाहर का था। जाम ने गाड़ी अनजान रास्तों पर डाल दी, मगर उससे पहले किसी को एक मैसेज कर दिया और तेज रफ्तार से गाड़ी एक पुराने खंडरात के चानक मोड़ दी थे। 1 घंटे की ड्राइव के बाद जाम जिस पते पर पहुंचा था वो शहर से दूर एक वीरान हवेली का था। जाम गाड़ी एक तरफ पार्क करता हुआ अपना पिस्टल, जो कि वो अपनी हिफाजत के लिए हमेशा अपने पास होता था, लोड किया, आगे बढ़ा, मगर उससे पहले कि वो हवेली के दरवाजे से अंदर दाल होता, किसी ने उसके सर पर कोई भारी चीज मारी थी, जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया था। तभी 2 आदमी उसे घसीट कर अंदर लाए थे और एक कुर्सी पर रस्सियों से बांध दिया। दुरिया होश में आने के बाद मसलसल रोए जा रही थी। सब उसके पास बैठे उसे दिलासा दे रहे थे, मगर उसे दराम चाहिए था, और अब तो यारम का नंबर भी बंद जा रहा था। सभी घर वाले परेशान हाल बैठे दुआ कर थे। मुस्तफ़ा और ओन भी सुबह देर दराम की तलाश में जगह जगह पुलिस के साथ थे, मगर कुछ खबर ना मिल पा रहे थे। दोनों थक खाकर घर आए तो घर का माहौल देखकर और अफसुदा हुए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब मुस्तफ़ा के नंबर पर उमर की कॉल आई। उसने जो कुछ बताया वो सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ और उनको साथ लेता हुआ फौरन घर से निकला था। सब पूछते रह गए, मगर वो तेजी से वहां से निकल गए थे। उमर के पास पहुंचे तो उमर ने बताया कि जाम का मैसेज आया था, उसने एक एड्रेस सेंड किया, उसके बाद उसे उसका नंबर बंद जा रहा है, लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही, हमें अभी निकलना होगा, और हाँ, पुलिस को भी इतला कर देना। वो तीनों एक ही घर में बैठकर इस एड्रेस पर पहुंचने की जल्दी में निकले थे। तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद वो एक पुरानी खंडरात की हवेली के पास पहुंच चुके थे। गाड़ी को दूर जाने के पीछे रोककर वो आहिस्ता आहिस्ता हवेली की तरफ बढ़ने लगे। रात का अंधेरा बढ़ चुका था, मगर चांद की रोशनी में पूरी जमीन पर फैल चुके थे। थोड़ी ही देर बाद वो लोग हवेली में दाखिल हो चुके थे। अभी वो लोग आगे बढ़ते जब इस कमरे से 2 आदमी निकलते हुए दिखाई दिए। वो तीनों सांस रोके सतून के पीछे हुए थे। थोड़ी देर बाद वो तीनों इसी कमरे के जाना बढ़े जहां से हल्की और हल्की रोशनी नजर आ रही थी। दरवाजा आराम से खोलकर वो जैसे अंदर डाले हुए तक रह गया। यारम एक कुर्सी पर रस्सियों से जकड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर खून की एक धार बह रहे थे। वो जल्दी से आगे बढ़े, उसे रस्सियों से अलग किया। यारम बेसुध सा था जब उमर ने करीब रखे मट्टी के मटके से पानी निकालकर उसका चेहरा फेंका, जिससे उसकी हल्की सी कराह सुनाई दी, और थोड़ी देर की तो वो दोस्त से वो मुकम्मल होश में आ चुका। दाराम कहाँ है भाई? मुस्तफ़ा ने यारम से पूछा, मगर यारम ने नाम में सह लाया, हमें उसे ढूंढना होगा, जल्दी उठे। उन्होंने यारम को हाथ से पकड़कर उसको उठाया और वो चारों बिना आवाज पैदा किए दरवाजे से निकले और किताबें पढ़ने हुए कमरे दाराम को ढूंढने लगे। वो लोग राहदारी के आखिरी कमरे में दाखिल हुए थे। एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ ऊँघ रहा था। उसके करीब ही एक बेबी कार पड़ा था जिसमें यकीनन दाराम ही सो रहा था। वो लोग आहिस्ता से आगे बढ़े तो वो आदमी एकदम फुर्ती से पिस्टल निकालकर इन चारों पर तान चुका था। ए, तुम लोग कौन हो और अंदर कैसे आए? पीछे हो और निकलो यहाँ से। उससे पहले कि उस आदमी की ऊंची आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहां पर आते। शाम ने उमर को इशारा किया। उमर ने फौरन कलाबाजी खाकर उस आदमी के हाथ से पिस्टल छीने और उस पर तान ले। शाम ने आगे बढ़कर उसके गर्दन की नस दबाई और वहीं पर बेहोश होकर गिर चुका था। वो सब जल्दी से बेबी कार्ड की तरफ आए जहाँ पर दाराम गहरी नींद में सो रहा था। यकीनन उसको नशा आवर दवाई दी गई थी। जब भी वो बेसुध पड़ा हुआ था, शाम ने दाराम को जल्दी से अपनी गोद में उठाया और सीने से लगाया। भाई ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी चले, अगर कोई आ गया तो प्लीज जल्दी निकले यहाँ से। उनकी हल्की आवाज में कहता सबको निकलने का इशारा करता बोला तो सब आराम से इस कमरे से निकले। अभी तक कोई इसकी तरफ नहीं आया था। वो चारों चुपचाप हवेली से निकलकर गाड़ी तक आए थे। अभी वो लोग गाड़ी में बैठते कि उन्हें पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया था। वो अगले आधे घंटे में वहां पर मौजूद मलक के सारे साथियों को हिरासत में ले लिया। मलक पहले ही वहां से भाग चुका था। यारम और बाकी सब घर पर पहुंच चुके थे। सबने खुदा का शुक्र अदा किया कि दाराम सही सलामत उनके सामने मौजूद है, मगर यारम के माथे और मुंह पर काफी जख्म थे। उन्होंने डॉक्टर को पहले से कॉल करके बुलवा लिया था। दुनिया को नींद की गोली देकर सुला दिया गया था, जब भी वो अभी तक गहरी नींद में थे। रात के तक सब लॉन्च में बैठे हुए आज के होने वाले वाक्य पर गौर करते कि आखिर क्यों कर मलक ने दाराम को किडनैप किया और माया ने मलक का साथ क्यों दिया। मामा,
बाबा सब चलें अपने अपने रूम्स में, प्लीज बहुत रात हो गया और मैं भी अब थोड़ा रेस्ट करूंगा, सुबह बहुत सारे काम निपटाने हैं। जाम ने अक्सा बेगम को गोद से दाराम को उठाया और सबको रूम्स में जाने का कहा। जाना बेटा तुम आराम करो, दाराम को मुझे दे दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और दुनिया भी बेहोशी की वजह हालत में है, तुम परेशान हो गए। अक्सा बेगम ने जाम को कहा तो सबने तायद की। जब भी जाम ने वापस से दाराम उनको दे दिया। मामा अगर रात को दाराम तंग करे तो बला झिझक मुझे उठा लीजिएगा, ओके। इशारा ने साथ ही कहा तो सब उसकी फिक्र पर नसार हुए। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं संभाल लूंगी, जाओ अब आराम करो तुम और बाकी सब भी आराम करे, काफी रात हो गई है, सुबह दाराम भी उठ जाएगा तो सब आराम से खेल लीजिएगा। अक्सा बेगम ने पहले यारम और फिर बाकी सबको भी कहा तो सब ही दाराम को प्यार करते हुए अपने अपने रूम्स में चले गए थे। यारम कमरे में दाल हुआ तो एक जलते हुए लैंप के अलावा तमाम फ्लैट्स बांधी आराम से चलता उसके करीब आया जहां पर वो दवाई के जरिए से सो रही थी, मगर चेहरा एक दिन में मुरझाया गया था। उसके माथे से बाल हटाते उसे बोसा देकर सीधा हुआ उसके फ्रेश होने की घर से वॉशरूम की जाना पड़ गया। 20 मिनट के बाद वो तरोताजा होता हुआ बाहर निकला और दुनिया के बराबर आकर उसे अपने हंसा में कैद करता कुछ ही देर में नींद में खो गया था। अब ना जाने क्या होने वाला था उसके दुश्मनों के साथ कि वो अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाले को कभी माफ नहीं करता था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब दुनिया की आंख किसी एहसास से खुली। उसने जूं ही गड़बड़ बदली, खुद को यारम के सामने पाया और एकदम उठ बैठे। यारम जो बाहर में तप रहा था वो भी हड़बड़ा कर बैठा। क्या हुआ दुरिया? शीशा दाराम कहाँ है? आपको ये चोटें कैसे लगी? हल्की लैम्प की रोशनी में दुनिया उसके चेहरे को हाथ में लिए परेशान से देखने लगे। याम ने वाल क्लॉक की तरफ देखा जो रात के 3 बजे थी। याम ने उसे दोबारा अपने साथ लटाया। मेरी जान, दाराम मामा के पास है, अभी सो जाओ, सुबह मिल लेना दाराम से, वो अभी सो रहा होगा ना। और मुझे कुछ नहीं हुआ, बस एक एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, पर मैं ठीक हूँ अब। यारम बात खोलकर तो उसे बहलाने लगा, मगर उसकी एक ही जिद थी कि दाराम से अभी मिलना। दुरिया मेरी जान, दाराम सो रहा है अभी, अगर तुम गई तो वो डिस्टर्ब होगा, वो ठीक है, अब चलो सो जाओ। यारम से अपने बाहू में कैद करता वापस नींद की वादी में खोने लगा, मगर दुरिया ने जब उसकी तरफ ध्यान दिया तो पता चला वो बुखार में मुतला है। शाह आपको बुखार है, मैं आपके लिए दवाई लाती हूँ। वो जूं ही उठने लगी, शाम ने एक झटके में उसे वापस अपने जगह पर लटाया और आधा उसके ऊपर मसलत होता उसको चुप करवा गया था। मेरी जान अभी सोते हैं, अगर 1 मिनट भी और जागी तो पूरी रात सोने नहीं दूंगा, आप बिल्कुल चुप और आंखें बंद। यारा ने धमकियां में इस लहजे में कहा तो वो जल्दी से आंखें बंद कर गई। शाम ने मुस्कुराते हुए उसको अपने सीने पर सुलाया और खुद भी आंखें बंद कर गया। थोड़ी ही देर में वो दोनों नींद की वादी में खोने लगे। आज इतवार का दिन था। घड़ी सुबह के 9 बजे थी। आयशा ड्रेसिंग रूम से चेंज करके बाहर निकली तो मुस्तफा को गहरी नींद में सोता हुआ देखकर मुस्कुराती हुई उसकी जानिब बढ़ी और उसके करीब ही बार बार बैठी उसके बालों में उंगलियां फेरने लगे। मुस्तफा जो कुछ देर पहले ही जा चुका था, मगर जो ही आंखें बंद किए लेटा रहा। आयशा को अपने पास बैठती अपने बालों में उंगलियां चलाते महसूस करके एक नरम सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली। उससे पहले कि आयशा अपनी जगह से उठती, मुस्तफा ने एकदम ही उसे अपने बराबर में लटाकर खुद उसके दोनों हाथ कब्जे में किए जो वो छुड़वाने की नाकाम कोशिश करती। मुस्तफा क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे, नीचे जाना है, सब उठ गए होंगे। आयशा उठने की नाकाम कोशिश करते उसे बड़े दिखने लगी। आज संडे है आयशा और मेरा अभी उठने का कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए आप भी मेरे साथ ही बाहर जाएंगे। मुस्तफा उसके हल्के नम बालों में मुंह छुपाता हुआ गोया हुआ तो उसकी जान हलक में अटकी, मगर कुछ कर नहीं सकती थी वरना उसके इरादे बांध चुके थे। तभी खामोशी से उसके दोबारा सोने का इंतजार करने लगी और खुद भी उसके साथ ही दोबारा सो गए। 11 बजे के करीब यारम की आंख खुली थी। घड़ी पर वक्त देखा, वो उठा और अपने दाएं तरफ देखा, मगर दुरिया शायद पहले उठ चुके थे। वो बालों में हाथ फेरता हुआ फ्रेश होने चल गया था। 20 मिनट बाद वो बाल टावल से रगड़ता हुआ बाहर निकला और वार्डरोब से अपने लिए ब्राउन 3 पीस सूट निकालकर ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चला गया। वापस कमरे में आने के बाद उसने अपने माथे पर लगी हुई चोट का मुआयना किया और बैंडेज लगाई। खुद पर परफ्यूम छिड़का, बालों में झट लगाता, हाथ में ब्राउन घड़ी पहनते खुद को एक नजर आईने में देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया के डाइनिंग रूम में आया जहाँ पर सभी मौजूद थे। दुरिया और रामी दाराम के साथ खेल रही थी, जबकि आमना बेगम, अक्सा बेगम, मुस्तफा और आशा बैठे चाय पी रहे थे। वो नबी तक सो रहा था। यारम को आता देखा सभी उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। यार ने दुरिया को देखा जो दाराम की शरारतों पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। यार ने दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी और अक्सा बेगम की तरफ मुतवज्जो हुआ। मामा मुझे कुछ जरूरी काम है, जाना है, शाम तक आ जाऊंगा, फिर डिनर सब बाहर करेंगे, आप लोग तैयार रहिएगा, ओके। दाराम को दुरिया की गोद से लेकर प्यार करता वापस उसे देता उसको एक नजर देखा जो दोबारा से खिल उठे थे। दुरिया ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर
एक मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। यारम उससे आंखों ही आंखों में कुछ कहता हुआ बाहर जाना बढ़ गया था और दुरिया उसे जाता हुआ देखकर दिल ही दिल में उसकी नजर उतारती हुई दोबारा से दाराम की तरफ मतवज्जो हुई। यारम ने माया को ढूंढ निकाला था और अब वो उसके अपार्टमेंट के स्टोर में बंद उस वक्त को कोस रही थी जब यारम से बदला लेने के लिए उसने मलक से हाथ मिला था। आज दूसरा दिन था। वो वहां पर रस्सी में जकड़ी भूखी प्यासी नडार सी पड़ी थी जब उसे दरवाजा खुली और किसी के उसके पास आने की आवाज सुनाई दी। वह बामुश्किल अपनी आंखें खोलती हुई अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी जब यारम ने दीवार पर हाथ मारते हुए एक मध्यम सी रोशनी ऑन की थी। हाँ जी, तो मिस माया, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? वैसे हालत देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा, पर क्या करें, अब आपके काम ही ऐसे हैं कि सजा दिए बगैर आपको समझाना बेकार था और वार्निंग तो मैं कई दफा दे चुका हूँ, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता तुम पर। यारम के करीब आते उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, वैसे इस दफा मेरे बेटे को मुझसे छीनी आई थी ना? ओहो, खुद ही फंस गई। और जिस मलक की तुमने इतनी हेल्प की ना, उसने तो तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। छी 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 छी, बहुत ही बुरा लग रहा होगा ना? यारम्स के इर्द गिर्द चक्कर काटता उसका मजाक उड़ा रहा था, मगर फिर एकदम सामने आता उसके बाद मुट्ठी में जोर से जकड़ता हुआ चलाया था। क्यों किया ऐसा? बोलो, जवाब दो मुझे। और माया अब जोर जोर से रोती उससे माफी मांग रही थी। मैं तुम्हें माफ कर भी देता अगर तुम मेरी फैमिली से दूर रहते। हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुमने मुझसे दुश्मनी करके बहुत ही बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती माया। और अब उसकी सजा तुम तब तक भुगतोगी जब तक मेरा दूसरा दुश्मन मेरे हाथ नहीं ला जाता। तब तक तुम इस अंधेरी कोठरी में अपने किए की सजा भुगतोगी, और अगर मेरे वापस आने तक तुम जिंदा बच गई तो खुद तुम्हारा गला दबाकर मारूंगा। चलता हूँ, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। जारम शाह उसके तन से मुस्कुराकर देता हुआ वापस जाने के लिए मुड़ा। वो जो पिछले 12 घंटों से मसलसल एक पोजीशन में कुर्सी के साथ रस्सी में जकड़ी थी, उसे रहम की भीख मांग रही थी, मगर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। उससे जुड़े हुए रिश्तों के लिए वह हद दर्जा जुनूनी शख्स था, और अब तो उस लड़की ने हाथों उसके बेटे पर डाला था। कैसे बर्दाश्त करता वो कब का वहां से जा चुका था जब कोई चीज माया के पांव पर रिंगती हुई एक दिल हराश चीज उसके मुंह से निकली थी, क्योंकि एक के बाद दो और फिर कई सारे काकरोच उसकी टांगों पर रेंग रहे थे। वो चीखती चंगारती हुई बेहोश हो चुके थे, जबकि उसका हाल तक पूछने वाला कोई नहीं था वहां। एक हफ्ते से माया लापता थी और मलक जानता था उसके पीछे यारम शाह का हाथ है। तभी वो बजाय माया को ढूंढने खुद भी अंडरग्राउंड हो चुका था और यारम के खास आदमी तक उसको ढूंढने में नाकाम रहे थे। यारम विपरीत शेर की मानद एक पल भी सुकून से नहीं बैठा था। उसे अब रह रहकर मलक पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसे शांत करने के लिए वो अपने फ्लैट पर आया था और वहां पर तहखाने की तरफ बढ़ गया। तहखाने के राहदार में एक कुप अंधेरा छाया हुआ था। वहां की खौफनाक खामोशी में यारम के बूटों की आवाज एक इर्तिशाद सा पैदा कर गई थी। तहखाने को बाहर से लाकर गवा था, जिसे जाम ने अपने फिंगरप्रिंट से खोला और अंदर दाल हुआ। कमरे में दाल होते साथ ही उसे तमाम लाइट्स ऑन की और कमरे के बीचों बीच रखी कुर्सी की तरफ बढ़ा, जो कि आध मरी हाथ में एक तरफ को गर्दन लटकाए बैठे थे। जाम ने 3 दिन पहले जो किया था उसके साथ उस पर काकरोच छोड़कर उसका उसे जरा अफसोस नहीं था। 1 घंटे बाद ही जाम ने अपने खास आदमी को कॉल करके सारे काकरोच उसके पास से हटवा दिए थे, मगर खौफ से माया 24 घंटे तक बेहोश रही थी। जाम ने माया के चेहरे से बाल पीछे किए और पास ही टेबल पर रखा हुआ पानी से भरा हुआ जग उस पर उंडेल दिया। वो एकदम चीखती हुई आंखें खुल गई थी और अपने करीब जारम को देखकर खौफ उसकी खिखली बांध गई थी। अभी वो फिर से उसके आगे गिर गया थी। जाम ने उसके रस्सियों से बांधे हुए हाथ खोलने शुरू किए थे और अगले 5 मिनट में उसे लेकर तहखाने से सीधा फ्लैट के सिटिंग एरिया में लाया था और उसे एक सोफे पर बिठाया। वो किचन से एक गिलास फ्रेश जूस लाकर उसके सामने रखा। माया उसकी इस मेहरबानी पर हैरान कुन नजर से उसको देखते हुए फौरन जूस का गिलास उठाकर एक सांस में गिलास खाली कर चुकी थी और अब यारम को सवालिया नजर से खुद को देखता हुआ देख रहे थे। यारम ने सोफे पर बैठे हुए टांगे उसके सामने शीशे से टेबल पर रखी और कोट की जेब से सगार निकालता हुआ लबों से लगा गया। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं चाहता था कि हम हमेशा दोस्त रहे, मगर तुमने मोहब्बत करके और फिर इजहारी मोहब्बत करके वो भी मुझसे बहुत बड़ी गलती की, जबकि तुम जानती थी मैं किसी और का शौहर हूँ। लेकिन अगर बात यहाँ तक होती तो मैं तुम्हें माफ करके सब भूल जाता, हमारी दोस्ती भी वैसी रहती। मगर 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 जाम ने एकदम खड़े होते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाया और माया की जान हलक में अटकी। जब यारम में उसके सामने आकर खड़ा हुआ, सिगार का गहरा कश लेते हुए धुआं उसके मुंह पर छोड़ा और वह खांसती हुई एकदम पीछे खिसकी और दिल में खुद को मलामत करते कि आखिर उसने दुनिया को हाथ ही क्यों लगाया, और खुद की सलामती की दुआ करती उसकी तरफ रहम तलब नजर देखा। यारम उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, मगर तुमने पहले मेरी बीवी को मेरी नजर में गिराना चाहा, उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर तुमने उसके साथ बुरा करने का सोचा। ये तुम्हारी पहली गलती है।
तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे दुश्मन मलिक के साथ मिल गई। ये तुम्हारी दूसरी गलती। तुमने मुझे और मेरी फैमिली को तकलीफ देने का सोचा, मेरे बेटे को मुझसे दूर किया और इतने घंटे वो अपनी माँ से दूर रहा, अपने बाप के प्यार से दूर रहा, बीमारी की हालत में, और उसको नशावर दवाई दी। ये तुम्हारी तीसरी और सबसे बड़ी गलती, जिसकी सजा अभी तुम भुगत चुकी हो। लेकिन मेरा दिल अभी भी तुम्हें माफ करने को नहीं कर रहा, मगर फिर भी अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी खाल उतेर दूंगा और मेरे हाथ जरा नहीं कांपेंगे। निकलो यहाँ से अभी के अभी। यारम से बात से पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेलता हुआ चीहा तो वो बामुश्किल गिरती पड़ती दरवाजे तक पहुंचे। एक बात और, आज के बाद अपनी महनूस शक्ल लेकर कहीं दफा हो जाना, वरना इस दफा की तरह माफ नहीं करूंगा, बल्कि वहीं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अब निकलो, मुंह क्या देख रही हो। माया जल्दी से अपने गिर चादर लपेटती जो कि जाम ने तहखाने से निकलते वक्त उसे दी थी, मजबूती से पकड़ती फ्लैट का दरवाजा खुलकर बाहर की जाना भागी। शाम के साए फैल रहे थे। यह सुनसान जगह न जाने कौन सी थी, वह सीमत का तयन किए बगैर बस भागे जा रहे थे। जब भी किसी गाड़ी के टायर चढ़ वह एकदम गाड़ी से टकराती नीचे गिरी थी। कार ड्राइवर बाहर निकला, उसे उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लटाया और घूमकर ड्राइवर सीट पर बैठा और एक नंबर मिलाया। जी शाह साहब, लड़की मिल गई है, आगे क्या होगा। उसके घर छोड़ा उसको और ध्यान से किसी की नजर में आए बगैर याना फ्लैट से निकलता अपनी गाड़ में बैठता हुआ उसको हदायत देने लगा। और वो ठीक है शाह साहब, ऐसा ही होगा। और साथ ही कार डिस्कनेक्ट कर दी और एक नजर बैक व्यू मिरर से उसे देखता हुआ नफी में सहलाता हुआ गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया। रात के 12 बज चुके थे, मगर जारम अभी तक घर नहीं आता। दुड़िया दाराम को सुलाकर अभी उसे कॉल करने का सोच रही थी जब उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। दुड़िया की नजर खुद पर डालती हुई ड्रेसिंग रूम की जाना बढ़ गई। तकरीबन 15 मिनट के बाद दाराम यारम कमरे में दाल हुआ तो कमरे में लैंप की रोशनी ऑन थी, जबकि दाराम बेड पर सो रहा था। याम ने आसपास नजर दौड़ाई, जहां पर उसे ड्रेसिंग रूम से कटपट की आवाज सुनाई दी। वो कंधे से कोट उतारकर सोफे पर उठाता हुआ ड्रेसिंग रूम की जाना बढ़ गया। हल्के दरवाजा धकेलते हुए उसे खुल गया था। वह जो ही अंदर दाल हुआ ठटका रुक गया। दुड़िया सुर रंग की शिफॉन के साड़ी तेबतन किए हुए बाल कंधे से आगे गिराए हुए ब्लाउज की डोरियां बांधने की कोशिश कर थी, मगर कर नहीं पा रही। यारम उसकी डोरियों से छलकते जिस्म को देता हुआ बेखुद सा होता हुआ उसकी तरफ आस्ता आस्ता कदम उठाता एंड उसके पीछे जा खड़ा हुआ। उसके हाथों से डोरियां आजाद की और नरमी से खुद बांधी और झुक कर उसके गर्दन पर हल्का सा बोसा दिया, जिससे वो थर थर घबराई और एकदम जान के जाने मुड़ी। वो उसके बिल्कुल पास करता, जिससे दुड़िया को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होती। शाह, वो मुझे आपको कुछ कहना था। दुड़िया जाम के सीने पर हाथ रखती हुई बोली तो यारम ने उसके हाथ सीने से हटाकर अपने लबों से लगाए, अपने कांधों पर रखे और दुड़िया के सारे अल्फाज गुडमुड होने लगे। मगर एकदम दुड़िया यारम को दिखा देती बाहर को भागी और कमरे में आकर दम लिया। यारम ने ड्रेसिंग रूम में नजर दौड़ाई तो उसे अपना ब्लैक सलवार सूट हैंग हुआ नजर आया। तो कपड़े लेता हुआ कमरे में दाल हुआ, मगर दुड़िया वहां पर नहीं थी। यारम फ्रेश होने के घर से वॉशरूम के जाना पड़ गया। 25 मिनट के बाद वो कमरे में वापस आया तो दुड़िया का बेड पर बैठा देखा। दुड़िया के पास आया, मेरी जान इतना नर्वस क्यों है, क्या हुआ है, तो ये सब किस लिए। यारम उसे हाथ से पकड़कर उठाता अपने सामने करता हुआ बोला तो दुड़िया ने अपने हाथ में छपाई हुई काली पट्टी उसकी आंखों के सामने ले रहा है तो भौंस दिया। मतलब आधी रात को मेरी बीवी के आंख मचोली खेलने का दिल कर रहा है, तो चलो फिर बांधो। यारम उसकी नाक दबाता हुआ उसके सामने झुका तो दुड़िया ने खामोशी से उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसका हाथ थामते हुए बालकनी की तरफ लाई, जहाँ उसने कुछ अलग ही सजावट कर रखे थे। छोटी सी मेज के ये 2 कुर्सियां, आसपास बिखरे हुए सूरज गुलाब की पत्तियां, टेबल पर छोटा सा रेड वेलवेट केक जिस पर दुरे मखनून यारम शाह खूबसूरती से लिखा गया था और साथ में गुलाब की आध खुली हुई कलियां एक ख्वाबनाक मंजर पेश करती। दुनिया ने यारम की आंख से पट्टी हटाई, उसके सामने खड़ी हुई। शाह, you are the best husband in the world. I love you so much and I never want to stop making memories with you. You are my favorite feeling. I just love you. दुनिया उसके हाथ पकड़े हुए आंखों में आंसू लिए उसको देख रहे थे, जो आज पहली दफा दुनिया का खुद से इज़हार मोहब्बत करता देख रहा था। अभी वो कुछ और कहती उससे पहले ही यार ने उसके सांसों को खुद में कैद कर लिया। दुनिया उसके कालों को पकड़ती उसके पाँव के ऊपर अपने पाँव रखती, हाथ उसके गले के गिर्द लपेट गई। कुछ देर गुजरी तो जान ने उसको हाई देख करके वे सांसें अभी से बंद होने लगे थे। यारम दुनिया को गोद में उठाता हुआ टेबल के पास आता एक कुर्सी पर टिक गया। दुनिया अभी तक उसकी गोद में थी। यारम ने पास की छुरी से केक का एक छोटा सा टुकड़ा कट किया और दुनिया को खिलाया और फिर खुद खाया। दुनिया उसके सीने से लगी खुद को महफूज समझते हुए पुरसुकून थे। यारम ने नजर उसके चेहरे की तरफ दुराई तो मुस्कुरा दिया। वो यारम की नींद उड़ाकर खुद सुकून होने की चक्रों में थे।
यारम ने एकदम उसका चेहरा अपने करीब किया, आराम से उसके माथे पर बोसा दिया, फिर आंखों पर और फिर गाल पर, और अचानक ही उसके होंठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए झुक कर उसकी सांसों को खुद में कैद कर लिया। वो जो पुरस्कून सी यारम की खुशबू में गुम हो रही, बड़बड़ाकर आंखें खोली, मगर यारम की गिरफ्त में शिद्दत बढ़ती जा रही थी। और दुनिया उसके गंडर के गिर्द बाजो माइल करती खुद को खामोशी से उसके सुपुर्द कर के यारम से गोद में उठाता हुआ उसकी तरफ देखता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी गर्दन में मुंह दिए उसे छुपने की कोशिश कर रहे थे। यारम ने उसे आराम से बैठ पर लटाया और खुद घूम कर दाराम की तरफ आया, उसे बेबी कॉट में आराम से सुलाया। दुरिया उसको अपनी तरफ आता हुआ देखा तो पलके झुका गए। यारम दुरिया के करीब बैठता, एक हाथ से अपनी कमीज के बटन खोलता, एक हाथ से कमरे में मौजूद मध्यम सी रोशनी को मजीद मध्यम कर गया। यारम ने दुरिया को खींच कर अपने गले से लगाया, उसके बालों से उड़ती हुई शैम्पू की खुशबू उसके होश मुअत्तल कर दिया। यारम के सरसराते हुए हाथ उसके ब्लाउज की डोरी में उलझे थे और एकदम ही यारम ने उन्हें तोड़कर अलग कर दिया था। दुरिया उसकी हरकत कपास से गई थी। शाह, ये क्या कर दिया? मेरी सारी ड्रेस खराब कर दिया आपने। दुरिया रुहासी हुई। बिल्कुल ऐसी ड्रेस कल ला दूंगा। दुरिया मेरी जान, प्लीज अब आधी रात को मेरे जज्बात ना चूल्हे में झोंक देना। यारम नरमी से कहता हुआ दुरिया का चेहरा सामने करता, जहाँ पर उसकी लजरती उड़ती जुटती हुई पलकें और गुलाबी कामते हुए होंठ यारम को मजीद दीवाना कर रहे थे। उसके बालों को समेटा, उसे बैपल लटाकर उसके ऊपर झुका था, उसकी साड़ी का पल्लो गिराता हुआ कांधे से ब्लाउज नीचे करता, उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ता हुआ उस पर हावी हुआ था और रात धीरे धीरे पिघलते जा रहे थे।